हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग आज वैश्विक संकट भी बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ है गर्म। भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी की निकटस्थ सतह, वायु और महासागर में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसके कारण बारिश के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलता है। ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण समुद्र का जो जलस्तर होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा इससे वनस्पति तथा जंतु जगत भी प्रभावित होते हैं। वनस्पति और जंतु जगत सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट होते चले जाते हैं। एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बैरी कॉमोनेर ने कहा था कि अगर आप पूछें कि हम अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका सबसे तर्कसंगत जवाब ये है कि हमें अपने परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और कृषि जैसे कामों को करने का तरीका बदलना चाहिए, ताकि हम अपने निर्माण का एक अच्छा सौदा बना सकें। यह समस्या मनुष्य गतिविधि में वस्तुओं के उत्पादन से शुरू होती है। बैरी कॉमोनेर के अनुसार परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के द्वारा निकलने वाले हानिकारक गैस यदि कम हो जाएं, या फिर कृषि जैसे कामों में जो रसायनों का प्रयोग हम करने लगे हैं, यदि उसका उपयोग हम कम करें तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। और ये काम हमें आज ही से शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम बाद में करेंगे, और ये सबको सोचना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कुछ कारण हैं, जैसे कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, और जितनी मात्रा में पहुंचता है उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज उसे रोक लेती हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसके अलावा जितने भी प्रदूषण होते हैं उनसे हानिकारक गैस, निकलने वाले हानिकारक गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण को बढ़ाते हैं। जनसंख्या वृद्धि। आजकल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और हम ये जानते हैं कि मनुष्य श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो फिर जितने अधिक मनुष्य होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। इसके अलावा औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, ओजोन परत में कमी आना, उर्वरक और कीटनाशक, ये सब भी भूमंडलीय ऊष्मीकरण को बढ़ाते हैं। मशीनीकरण, यातायात के साधनों में बढ़ोतरी, कोयले का दोहन, बिजली का उत्पादन, AC का अत्यधिक उपयोग, इन सब से हानिकारक गैस निकलती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी कई सारी गैसेस उत्पन्न होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। सन स्पॉट में बढ़ोतरी। इसके अलावा जंगल की आग से भी बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। आइए अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। वायुमंडल के संगठन में CO2 एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ और अन्य गैसें और CO2 सूर्य की किरणों का अवशोषण करके वायुमंडल को अपेक्षित ताप तक गर्म रखती हैं। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव में मुख्य भूमिका CO2 के अलावा CH4, CFC, N2O और O3 गैस है। यह गैस पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे सौर विकिरण प्रवेश तो कर लेता है लेकिन वापस नहीं जा पाता, और पृथ्वी तथा वायुमंडल दोनों का ताप बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तब यह विषय चर्चा में आया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि CO2, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये सब ऐसी गैसेज हैं जो पृथ्वी के सतह के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, जिससे जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये उसी मात्रा में इन्हें वापस नहीं जाने देती, और पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। यदि वर्तमान गति से पर्यावरण प्रदूषण जारी रहा तो आने वाले 75 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है।
जिससे बर्फ़ के पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी और ये वृद्धि 1.2 फीट तक होगी। मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, हॉलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों के अधिकांश भूखंड समुद्र में जलमग्न हो सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सूर्य की जितनी रेस पृथ्वी तक पहुंच रही हैं वो सारी वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इसकी वजह से तापमान में तीव्र बढ़ोतरी हो जाती है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इसकी वजह से समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है। और जल स्तर के बढ़ने से हर तरफ जल तो होता है लेकिन पेयजल नहीं होता है, जिससे जल का संकट बना रहता है। इससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है क्योंकि ये जितनी भी गैसेस होती हैं ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से कई सारे जीव जंतु जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से पर्यावरण पर संकट बना रहता है। इसके अलावा मानव के स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके अलावा फेफड़े की भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन का जो लेयर है वो पतला होते जा रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ने लगी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बंजर धरती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो बारिश है वो समय पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो भूखंड है वो प्रभावित हो रहे हैं और बंजर धरती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कृषि की उत्पादन क्षमता में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि बारिश अगर समय पे हो तो फिर उत्पादन क्षमता सही होती है, लेकिन अगर बारिश ही प्रभावित रहेगा तो उससे कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होती है। व्यापारिक मार्गों में संशोधन करना पड़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ जा रहा है, जिससे व्यापारिक मार्गों में भी संशोधन करना पड़ रहा है। जैव विविधता में कमी आ जा रही है क्योंकि जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और ये नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है। तो आइए अब समझते हैं कि ओजोन क्षरण क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस, जिसका फार्मूला O3 होता है, अत्यधिक क्रियाशील गैस होती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के प्रवर्तक आती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल परत में ऑक्सीजन के अणुओं को परमाणुओं में तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन के यह एकांक उसके अणुओं से मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन अपनी सक्रियता के कारण नाइट्रस ऑक्साइड की क्रिया करके विघटित होता है। इस प्रकार विनाश और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है और एक गतिक संतुलन बना रहता है। इन संतुलन में उस समय बाधा उत्पन्न होती है जब वायुमंडल में CFC तथा क्लोरीन युक्त अन्य यौगिक अधिक मात्रा में आने लगते हैं। अब क्लोरीन के परमाणु ओजोन के साथ क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तथा ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसे ओजोन क्षरण कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो ओजोन गैस होती है वो अत्यधिक क्रियाशील गैस होती है और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके O3 बनाती है। मतलब कि O2 जो होता है वो O से मिल करके O3 बना लेता है और इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया करके फिर से ये विघटित हो जाता है और इस प्रकार इसके बनने और विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब वायुमंडल में उपस्थित क्लोरीन युक्त अन्य यौगिक से ये क्रिया करता है तो ये बहुत ही हानिकारक गैस बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, जिससे ओजोन का जो लेयर होता है, मतलब ओजोन गैस जो होती है वो नहीं बन पाती है और इसके न बनने के कारण ओजोन का जो लेयर होता है वो पतला होता चला जाता है, जिसे ओजोन क्षरण कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ओजोन का लेयर कहीं मोटा है तो कहीं पतला है। जहाँ पतला हो गया है उसे ही ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण को निम्न उपायों के द्वारा कम किया जा सकता है। जैसे अगर हम जागरूकता फैलाएं या फिर अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, जैव न्यूनीकरण पदार्थ का अधिक से अधिक उपयोग करें, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, औद्योगिक क्षेत्रों में रसायनों का कम उपयोग करें, जिससे कि हमारा जो वायुमंडल होगा वो प्रदूषित नहीं होगा और उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उनकी अधिकता नहीं होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। वृक्षों की कटाई, जो कि आजकल बहुत सारे वृक्ष काट दिए जा रहे हैं, अगर इनकी कटाई को रोका जाए और कृषि के लिए उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाए, निजी वाहनों के स्थान पर रोडवेज का अगर हम उपयोग करें और जो कचरा है उसका सही निपटान करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं।
और CFL जिसे कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट बल्ब भी कहते हैं, उसका उपयोग करें। और जहां हो सके वहां हम पैदल या फिर साइकिल का उपयोग करें। आवश्यकता न होने पर विद्युत उपकरण को बंद रखें। वर्षा जल का भंडारण करें, जल को अनावश्यक व्यर्थ न करें। इन सब के द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले रसायन का उचित निपटान करके, प्लास्टिक युक्त पदार्थों का उपयोग कम से कम करके, पुनः चक्रण विधि को अपना के, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के ही द्वारा फैलता है। अगर मनुष्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को कम कर दे तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। मनुष्य जितने भी रेफ्रिजरेटर या फिर AC, कूलर इन सब का उपयोग करते हैं, उनसे कई सारे रासायनिक गैसें निकलती हैं। अगर इनका उपयोग कम कर दिया जाए, जिससे कि हानिकारक गैस कम निकले और प्रदूषण कम हो, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।